चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं, ये ले लिया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है एक्स वाई प्लेन में, और वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये देखो मैं 30 डिग्री बना रहा हूँ और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना एक्स एक्सिस की, तो इसके साथ बना रहा हूँ, ठीक है। इसको नाम रख लो ओ ए। अब हमें यहाँ पे ओ ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? ओ ए का। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको ओ ए ऐसे डिनोट कर लेंगे। यूनिट वेक्टर होता है ना वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यही होता है ना वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और हम इस मैग्नीट्यूड को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ओ ए लिखूं, ये और ये एक ही बात है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इसका नाम रख लेता हूं बी, ठीक है। अब आपको ये पता है ना, जो थीटा के साथ होता है उसको कॉस कहते हैं और थीटा के सामने वाले को साइन कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओ ए साइन कॉस 30, और इसको बोलेंगे ए बी को ए बी ओ ए साइन 30, ओ ए साइन 30। अगर आपको ये नहीं पता चला, मैं बताता हूँ कैसे आया। इस वाली ट्रायंगल में ना कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ। कॉस 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहां देखो कितना है, बेस है यहां पे ओ बी और हाइपोटेन्यूज है ओ ए। तो ओ ए को उधर ले जाओ, तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस 30। ये देखो मैंने ओ बी की जगह यही लिखा है, ओ ए कॉस 30। इसी तरह आप साइन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये तो बताना नहीं है, बस इतना याद रखो, थीटा के सामने, थीटा के साथ को कॉस और थीटा के सामने वाले को साइन, और ओ ए इसके साथ आ जाएगा दोनों जगह, ठीक है। तो हमें निकालना है ओ ए वेक्टर। पहले हम निकालते हैं ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस 30 आई प्लस ओ ए साइन 30 जे, ठीक है। अब आप क्या करो, ओ ए वेक्टर की वैल्यू यहां डाल दो। ओ ए कैप इक्वल टू ओ ए कॉस 30 आई प्लस ओ ए साइन 30 जे अपॉन ओ ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में ओ ए कॉमन है, ये बाहर निकालो। तो ये मैं पहले लिख रहा हूं आई कॉस 30 प्लस जे साइन 30, ठीक है। ये ओ ए कैंसिल। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये बनेगा √3/2 आई, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 जे। तो ये निकल गया हमारा यूनिट वेक्टर ओ ए कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P दिया हुआ है x1 y1 z1 और Q दिया हुआ है x2 y2 z2। अब हमें इस PQ का स्केलर कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम PQ वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो PQ वेक्टर कैसे निकलता है, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है। टर्मिनल है यहाँ पे Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। करो इसको इससे माइनस, x2 माइनस x1, और इसके साथ i लगाते जाना क्योंकि वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। y2 माइनस y1, यहाँ पे j लगा लेते हैं। इसको z2 माइनस z1, ये हो गया, इसके साथ k लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट देखो क्या होगा इसमें, स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये जो आपके पास बिना आई जे के ये वैल्यूज है ना, ये आपने यहाँ लिख देनी है, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1,
इसको कहते हैं स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका? पी क्यू का, जिसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं या सिंपल पी क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड। बस आपने यहां तक ही छोड़ देना है इसको, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर in a direction 30 degree east of north and stops. Determine the girl displacement from her initial point of departure. देखो, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले ना मैं ये बना लेता हूँ। देखो, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या रहा है, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। मतलब अगर उसका ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक वो कितने किलोमीटर गई? 4 किलोमीटर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ओ ए। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये साइड होगी, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये साइड होगी पॉजिटिव और ये साइड होगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -40। ठीक है, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन आ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसके बाद क्या हुआ, वो 3 किलोमीटर चली ईस्ट ऑफ, डायरेक्शन उसकी क्या है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसने कितना बनाया? 30 डिग्री। देखो, ये मान लो नॉर्थ है, ये यहाँ से चली और लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ और ईस्ट की तरफ मुड़ी और एंगल कितना बना रही थी? 30 डिग्री। ये हो गया हमारा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब आगे पढ़ो। एंड स्टॉप, और यहां पे रुक गई वो, ये मान लो ये जगह यहां रुक गई। ठीक है, एंड स्टॉप, डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। देखो, ये उसका इनिशियल पॉइंट है और जहां पे वो रुकी हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। मतलब हमें फाइंड करना है ओबी वेक्टर। क्या फाइंड करना है? ओबी वेक्टर। देखो कैसे, ये यहां से चली थी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, सबसे पहले ना मेरे को निकालना है ओ बी, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज़ करूँगा। इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? ट्राइंगल लॉ कहता है कि जिनका सेम ऑर्डर है वो दोनों प्लस होके वो थर्ड साइड के इक्वल होगी। देखो, इन दोनों का सेम ऑर्डर है, तो ये आएगा ओ बी वेक्टर इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। यही होगा ना, ओ बी वेक्टर इक्वल टू, अब देखो ओ ए कितना है? 4 किलोमीटर, लेकिन इस साइड ये होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -4 और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को कहते हैं आई, तो ये हो जाएगा -4i। ठीक है, और जे इसका y, देखो y इसका 0 है, तो सिर्फ -4i हो जाएगा। अब हमें निकालना है ए बी, तो अब हमें सारा काम जो भी करना है ना ए बी के लिए करना है। ठीक है, अब देखो ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल ये 90 होगा ना, तो 90 में से 30 गए, ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब मैं देखो, मैं सिर्फ ना ये वाली ट्राइंगल बना रहा हूँ साइड पे, सिर्फ ये वाली ट्राइंगल ए ओ बी, जिससे आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, ये डिस्टेंस था 4 और देखो ये मैंने बनाया नहीं, ये भी बना देता हूँ। यहाँ देखो, जब ये 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ गई तो ये डिस्टेंस है 3। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया 3। अब मेरे को चाहिए ए बी की वैल्यू, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ सी। तो अब हमारे पास ट्राइंगल आ गई ए सी बी। ठीक है, ये वाली ट्राइंगल अब मैंने बनाई सिर्फ ए सी बी, नहीं गलत बना रहा हूँ, ये ऐसे बनेगी ए सी बी। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये 60 था ना। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था अगर थीटा के साथ एंगल हो, थीटा के साथ वाले एंगल को क्या कहते हैं? और ये याद रखना 3 है। ठीक है, ये है डिस्टेंस 3। थीटा के साथ वाले को कहते हैं
ए बी थीटा के साथ वाले को कॉस कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस 60। तो ये हो जाएगा ए बी कितना है 3 कॉस 60, और थीटा के सामने वाले को कहेंगे साइन, तो ये हो जाएगा 3 साइन 60। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो देखो इस ट्राइंगल से ना कॉस 60 की वैल्यू निकालो। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस देखो कितनी है, बेस है हमारी AC और हाइपोटेन्यूज है 3। तो मैंने देखो ये क्या किया, ये 3 इधर ले जाओ तो AC आ जाएगा 3 cos 60, वो मैंने यहाँ लिखा। इसी तरह साइन का लगाओगे तो वो 3 sin 30 आ जाएगा। तो AB वेक्टर देखो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर हो जाएगा 3 cos 60i प्लस 3 cos 60i प्लस 3 sin 30 60j। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, AB वेक्टर इक्वल टू, आप यहाँ लिख लेना, थोड़ा यहाँ शो कर देना, ये है हमारा 3 cos 60, ये तो सारा रफ वर्क है ना, थोड़ा यहाँ शो कर देना, और ये है हमारा 3 sin 60। तो AB वेक्टर हो जाएगा 3 cos 60 प्लस, और ये हो जाएगा 3 sin 60। अब cos 60 होता है और यहाँ पे ij भी लगा देना, ij। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2। तो AB वेक्टर आ गया 3/2i प्लस 3√3/2j। अब AB की वैल्यू यहाँ डाल दो तो हमारी OB डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो देखो OB वेक्टर इक्वल टू क्या था, -4i प्लस AB, यही था ना। यहाँ पे AB की वैल्यू डालो, वो ये है 3/2i प्लस 3√3/2j। अब सिर्फ इन दोनों का एलसीएम लो, सिर्फ इन दोनों का, इनका एलसीएम आ जाएगा 2, ये इधर जाएगा -8i में से 3i के। चलो लिख लेते हैं, अगले स्टेप में करते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, -5i/2 प्लस 3√3/2/3j। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का, नहीं 3rd का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, then is it true that magnitude of A equal to magnitude of B plus magnitude of C? Justify your answer। देखो कहता है अगर दो वेक्टर का सम A के बराबर है तो क्या उनका मैग्नीट्यूड भी उस A वेक्टर के बराबर होगा। तो एग्जांपल लेके चेक करते हैं। सबसे पहले लेट कर लो A वेक्टर इक्वल टू कुछ ऐसा बनाएंगे कि वो B प्लस C के बराबर है। ठीक है, देखो मैं ऐसा ले रहा हूँ 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये चीज़ याद रखना, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए क्योंकि गिवन हमेशा ट्रू होता है, गिवन कभी भी फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो b को ले लेते हैं i प्लस 2j प्लस 3k। इसी तरह b को c ले लो, यहाँ पे i रह गया, यहाँ पे j और k। अब आप चेक कर लो क्या a वेक्टर b प्लस सी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि कंडीशन ट्रू भी होनी चाहिए। इन दोनों को ऐड करो, i प्लस आई 2i, 2j प्लस j 3j, 3k प्लस k 4k, और ये देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k a वेक्टर के इक्वल है। तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो यहाँ पे निकाल रहा हूँ, पहले a का निकालो। a के कोफिशिएंट है 2 3 4, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 29। 29 का रूट ना मैंने कैलकुलेटर से पहले का निकाल के रखा हुआ है, वो आता है 5.385। ठीक है, अब इसी तरह हम b का निकालते हैं। b के लिए देखो क्या करेंगे, i का कोफिशिएंट 1 2 3, इन तीनों का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, वो हो गया कितना 14, और 14 का रूट भी मैंने पहले से निकाला हुआ है, वो आता है 3.741।
इसी तरह सी का निकालो। अब सी कहाँ पे, ये ना, ये तीनों का कोएफिशिएंट 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा √3। √3 का स्क्वायर होता है 1.732। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये इसके बराबर आता है। तो देखो, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी को ऐड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू देखो कितनी है, 3.741 और 1.732। आप इनको प्लस करो, कितना हो जाएगा, ये आ जाता है 5.473। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर नहीं आए ना, तो इज़ नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम यहाँ पे आपने यहाँ लास्ट में लिखना है, हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूफ, कह लो कुछ भी कह लो। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर हमें क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो इसको लेट कर लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू, इसको ना मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, एक्स आई एक्स जे एक्स के, और ये हमारे पास दिया हुआ है इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और हमें निकालना है एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, वो कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x²। ठीक है, ये रूट से बाहर आ जाएगा 3, नहीं एक्स बाहर आएगा, एक्स बाहर आ जाएगा और उसको रूट मिल जाएगा। √3 को इधर ले आओ, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो कह रहा है एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो पैरेलल है इन दोनों के रिजल्टेंट के। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों के सम के। मान लो ये यू वेक्टर है, ठीक है, ये पैरेलल है किसके, इन दोनों के रिजल्टेंट के। रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी, और इस यू का मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए वेक्टर पैरेलल होता है बी वेक्टर के, तो हम उसको लिखते हैं ए इक्वल टू लैम्डा बी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर ए पैरेलल हो बी के तो उसको क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू लैम्डा बी। यहाँ पे यू पैरेलल है ए प्लस बी के, तो हम यू वेक्टर को लिखेंगे लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। ठीक है, और हमें कौन सा, हमें यू निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, लेट यू बी ए वेक्टर विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। अब आप ए और बी को ऐड करो, ए और बी आपके सामने वैल्यूज दी हुई हैं, इन दोनों को ऐड करो। ट्वाइस ऑफ आई प्लस आई कितना हो गया, 3i, 3j माइनस 2j प्लस जे माइनस के प्लस के 0 के, उसको मैं लिखूंगा ही नहीं, इसको ले लो फर्स्ट। अब हमें क्या करनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ डाल देनी है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास u का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, ठीक है, तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ u निकालेंगे। एक काम करो, इसको ना मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा j। अब इसको फर्स्ट लो, मैग्नीट्यूड ऑफ u दिया हुआ है, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना, 5, निकालो इसका मैग्नीट्यूड, वो कितना होगा, 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 10 लैम्डा स्क्वायर।
इसको रूट से बाहर निकालो, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/√10। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5/√10। इसको रैशनलाइज करो √10 को, ये बनेगा √10/√10। तो ये हो जाएगा 5√10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √10/2, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू आ गई √10/2, वो आप यहाँ पे डाल दो फर्स्ट में। इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ लैम्डा की वैल्यू √10/2 फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, इन इक्वेशन 1। तो u वेक्टर हो जाएगा, देखो क्या आएगा u वेक्टर, लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ 3√10/2i, फिर लैम्डा j है, लैम्डा की वैल्यू √10/2j। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल हो इसके 2a - b + 3c। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था ना, अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल हो तो a = λb हो जाता है। तो इस बार होगा, अगर यूनिट वेक्टर को u लेता हूं तो u = लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर। देखो कैसे, लेट u बी अ यूनिट वेक्टर which is parallel to the vector, किसके पैरेलल है, twice of i a - b + 3c। तो क्या बनता है उस केस में, दैट इज u वेक्टर = लैम्डा टाइम्स ये वाला पूरा वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे a b c की वैल्यू डालेंगे। देखो a की वैल्यू है हमारे पास i + j + k, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डालूंगा, ये बनेगा 2i + 2j + 2k। फिर है नेक्स्ट -b, b की वैल्यू ये है, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, -2i + j - 3k प्लस अब 3c, अब c को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, c ये रहा ना, 3 से करो मल्टीप्लाई इसको, 3i - 6j + 3k, 3i - 6j + 3k। तो u वेक्टर आ जाएगा लैम्डा टाइम्स, ये देखो i वाले ये और ये कैंसिल, तो सिर्फ बचा 3i। अब j वाले देखो कहाँ पे है, ये और ये, 2j + j, 3j में से 6j के -3j। अब k वाला 2k 3k, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो सिर्फ 2k बचा। इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ डालनी है। अब देखो u क्या, यूनिट वेक्टर है ना, यहाँ पे देखो लिखा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्या हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो मैग्नीट्यूड u का निकालो, u का मैग्नीट्यूड ये बनेगा 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करो -3 लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर इसको लैम्डा से प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया = 1। ये बनेगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 + 8 18 22 लैम्डा स्क्वायर = 1। ये रूट तो 22 में ही रहेगा और लैम्डा रूट से बाहर आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/√22। अब आपने क्या करना है, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल देनी है। तो देखो अब क्या करने लगा हूँ, लैम्डा की वैल्यू किस में डाल रहा हूँ, फर्स्ट में, पुट लैम्डा इन 1। u वेक्टर = लैम्डा की वैल्यू है 1/√22,
फिर 3i माइनस 3j प्लस 2k। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। इसको ना एक स्टेप और कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो। 3/√22i, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है। इसको इससे करो 3/√22j और इसको इससे 2/√22k। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो भी है 6, जो भी है इसका आंसर 7 है 7। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। शो डैट द पॉइंट्स A, B and C are collinear and find the ratio in which B divides AC। देखो हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उसको हमें क्या बताना है? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट लाई करें। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AB प्लस BC को हम प्रूफ करेंगे AC के इक्वल। ठीक है, देखो कैसे। हमने क्या करना है, AB निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर BC निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड, और वो इक्वल होना चाहिए AC के इक्वल। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा ये कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले AB निकालते हैं। AB कैसे निकालते हैं? टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करके। पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। करो B को A से माइनस, 5 माइनस 1 4, I लिख देना साथ में, 0 माइनस 2, बीच में माइनस करना है ना, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा 2j माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8 6k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 36, ये कितना हो गया? 40 प्लस 56, 56 हो गया ये सारा मिला के। तो 56 को मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू 14, 4 का √2 और 14 को वैसे ही लिख दो √14। ठीक है, अब AB निकाल दिया, अब BC फिर AC। BC में क्या करना है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, नहीं B नहीं C, टर्मिनल को इनिशियल से। C को B से माइनस करो, ये C है ये B है। 11 में से 5 गए 6i, 3 में से 0 गए 3j, 7 में से ये प्लस हो जाएगा 7 प्लस 2 9k। अब हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। अंडर रूट 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 81। ये हो जाएगा 81 प्लस 9 90 प्लस 126। 126 को लिखते हैं 9 इंटू 14, 9 का √3 और 14 वैसे ही आ जाएगा। अब निकालेंगे AC। AC को पहले AC वेक्टर निकालना पड़ेगा ना। AC में क्या करना है? C को A से माइनस करो, C को A से माइनस, ये C है ये A है। 11 में से 1 गया 10, I लिख देना साथ में, 3 ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस 2 5j, 7 ये प्लस हो जाएगा 7 प्लस 8 15k। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 और 15 का स्क्वायर 225। ये हो जाएगा 350। 350 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 14, वो हो जाएगा 5√14। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? AB प्लस BC करेंगे। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू, AB देखो क्या दिया हुआ है 2√14 और BC 3√14।
ये हो जाएगा 2√14 प्लस 3√14, 5√14, और 5√14 किसके बराबर है? AC के। तो इक्वल टू AC। तो हेंस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तो हो गया एक पार्ट। अभी इसने दूसरा पार्ट भी है इसमें। आप क्वेश्चन पढ़ो फिर से। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। अब हमें रेशियो निकालनी है, ठीक है। ये तो आपने वैसे 10th में भी किया हुआ है, 11th में भी किया हुआ है, फिर भी मैं करा देता हूँ आपको। ये A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो, और ये पॉइंट है 1 - 2 - 8, 5 0 - 2 11 3 7। हम रेशियो मान लेते हैं K:1, ठीक है। तो लेट द रेशियो K:1 इन विच B डिवाइड्स AC। अब आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है ना 10th वाला, वही सेक्शन फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करने लगा हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास x, सेक्शन फॉर्मूला होता था ये, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n। अब ये होता है x1, ये होता है x, ये होता है x2, ये होता है m, और ये होता है n। तो आप सबकी वैल्यूज़ इसमें डालते जाओ। पहले x की जगह 5, m देखो कितना है k, x2 11, n 1, x1 1 अपॉन m+n k+1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5k और 5 1 5 इक्वल टू 11k+1, ठीक है। अब k वाले को एक तरफ करो और इनको एक तरफ, ये एक तरफ 5 - 1 और इसको इधर ले जाओ, ये बचेगा 4 इक्वल टू 6k। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/6। तो रेशो आ जाएगी, रेशो इज 2/3 आया, रेशो इज 2:3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are 2a plus b, a minus 3b externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. देखो हमें कह रहा है एक पोजीशन वेक्टर निकालना R जो डिवाइड कर रहा है पी क्यू को एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। मतलब ऐसा है, ये P पॉइंट है जो है 2a + b, और ये Q पॉइंट है जो है a - 3b, ठीक है। और ये R जो है बाहर है, और ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में, ठीक है। तो आपको मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था ना, वो वाला MB - NA अपॉन M - N। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा N, ये हो जाएगा पूरा A, और ये पूरा B। सिर्फ आपको यहाँ वैल्यूज़ डालनी है और आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ थोड़ा सा लिख लो, लेट R डिवाइड्स PQ इन द रेशो, या ऐसे लिखो एक्सटर्नली इन द रेशो 1:2, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे OR वेक्टर। तो देखो फॉर्मूला क्या है, M, सबसे पहले M देखो क्या है 1, फिर B क्या लिया A - 3B, फिर -NA, N क्या 2, A देखो क्या है 2a + b अपॉन M - N, M है 1 और M - N 1 - 2। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। ये बन जाएगा a - 3b -4a -2b अपॉन 1 - 2 कितना हो गया -1, a - 4a -3a -3b - 2b -5b
अब अगला स्टेप क्या करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन, ये बचेगा 3a प्लस 5b अपॉन -1, ये और ये काट दो, तो ये हमारा निकल गया r, पोजीशन वेक्टर r निकल गया। ठीक है, अब हमें बताना है, और इसके साथ देखो एक और क्वेश्चन है, शो डैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो हमें बताना है कि जो p है ना, ये r ले लो और ये q ले लो, p इसका मिड पॉइंट होना चाहिए। देखो r मैंने अभी निकाला, वो आया 3a प्लस 5b, p हमारे पास है 2a प्लस b, 2a प्लस b और q a माइनस 3b। अब हम क्या करेंगे, हमें शो करना है कि p इसका मिड पॉइंट होना चाहिए आर क्यू का। तो हम क्या करेंगे, आर क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे। देखो कैसे, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, वो क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2। ये देखो मैंने इसको ऐड किया प्लस इसको, और डिवाइड करना है 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस a 4a, 5b में से 3b के 2b अपॉन 2, 2 कॉमन, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ये और ये कैंसिल। अगर आप चेक करो 2a प्लस b किसके इक्वल है, p के बराबर, तो हम ये कह देंगे किसके बराबर आ गया, OP के, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP। तो हेंस p इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। हमारे पास दो एडजेसेंट साइड दी हैं पैरेललोग्राम की, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल हो डायगोनल के। ठीक है, देखो ये मान लो पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये होती है एडजेसेंट साइड, ये दी है हमारे पास ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, और इसी तरह दूसरी दी हुई है बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, अब ये पैरेलल है, ये डायगोनल, देखो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कहता है कि जो इनकी एडजेसेंट साइड है जो सेम ऑर्डर में है, उन दोनों का रिजल्टेंट होता है a प्लस बी। ये कहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। अब ये कह रहा है यूनिट वेक्टर किसकी है, पैरेलल है डायगोनल के। देखो लेट u बी ए यूनिट वेक्टर, अब वो किसके पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू डायगोनल। डायगोनल क्या है यहाँ पे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अगर a पैरेलल होता है b के, तो क्या रिलेशन बनता है, a इक्वल टू लैम्डा b बनता है ना ये। अब u पैरेलल है a प्लस बी के, तो बनेगा u वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस बी। इसको ले लो फर्स्ट, नहीं अभी नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू डालेंगे, a वेक्टर और b वेक्टर है ये हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर लो a और b को, 2i प्लस i 3i, 4j और 2j माइनस 6j प्लस 5k माइनस 3k 2k। इसको ले लो फर्स्ट। ठीक है, अब u दिया हुआ है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। एक काम करो, पहले इसको ना मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 लैम्डा i माइनस 6 लैम्डा j प्लस 2 लैम्डा k। इस इक्वेशन को लो फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सिंस u बी ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, यही होता है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो क्या होगा, 3 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर 36 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 36 + 4 40 49 लैम्डा स्क्वायर। अब दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, 49 का रूट 7, लैम्डा स्क्वायर का रूट लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/7। अब आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दो फर्स्ट में। कहाँ पे डाल रहा हूँ मैं अब? यूज इन फर्स्ट, यहाँ डाल रहा हूँ 3 लैम्डा, तो 3 × 1/7 3/7 आई, फिर यहाँ डालोगे -6/7 जे, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ डालो 2/7 के। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखो इसने एक और चीज़ पूछी है, ऑल्सो फाइंड द एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे मिलता है? पैरेललोग्राम का एरिया मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B से, है ना। तो ये A है, ये B है, A क्रॉस B निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड वो हमें मिल जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, और A मैं साइड पे लिख रहा हूँ। A हमारे पास दिया हुआ है 2i - 4j + 5k, और B दिया हुआ है i - 2j - 3k। ठीक है, अब हम निकालते हैं A क्रॉस B। वो कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट बना के i j k, यहाँ पे A के कोएफिशिएंट लिखो 2 - 4 5, और यहाँ पे B के 1 - 2 - 3। अब इसको एक्सपैंड करो, i, ये रो और ये कॉलम और रो छोड़ दो, 12 + 10 12 + 10, फिर ये छोड़ दो, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस j, ये रह गया -6 - 5 प्लस k, ये छोड़ दो, -4 + 4, तो ये हो गया 12i + 11j + 0k। 12 + 10 ना 22 होता है, इसको ठीक करना। अब हम क्या करते हैं, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वो हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ना इन दोनों में से ना मैं 11 का स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। ये एक्चुअली पता है क्या कर रहा हूँ, 22 है ना, 22 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 11, तो इसका स्क्वायर है ना, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो दोनों में से 11 का स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। ये बचेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, और ये हो जाएगा 5। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो गया 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। हेलो, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर 1/√3 1/√3 1/√3। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना वो तीनों ये आनी चाहिए, और एंगल यहाँ पे क्या दिए हुए, इक्वली इंक्लाइंड। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मतलब एक 3D प्लेन ले लो, ये x, ये y, ये z, और एक वेक्टर ले लो, वेक्टर को पोजीशन वेक्टर मान लो OA। ठीक है, ये कहता है अगर ये अल्फा है, ठीक है, x के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा है, और जो y के साथ बना रहा है वो भी अल्फा है, और जो z के साथ बना रहा है ये OA, ये भी अल्फा है, तो बताओ उनकी डायरेक्शन रेशो ये होनी चाहिए। समझ आई मेरी बात, कि तीनों के एंगल जो हैं वो सेम है। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, L = cos अल्फ़ा, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है डायरेक्शन कोसाइंस। m भी क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा, और n भी क्या हो जाएगा cos अल्फ़ा। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि L² + m² + n² = 1 होता है, और इसका प्रूफ भी कराया हुआ मैंने। ठीक है, यहाँ पे L की वैल्यू डालो, यहाँ पे m की, और यहाँ पे n की, ये कितना बन जाएगा 3 cos² अल्फ़ा, 3 cos² अल्फ़ा = 1, cos² अल्फ़ा = 1/3, cos अल्फ़ा =
स्केयर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1 का रूट तो 1 ही होगा, इस पे रूट आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा ना 1/√3, तो 1 का रूट 1, 1/√3। तो देखो डायरेक्शन ये तीनों देखो कॉस अल्फा है, और कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3, एल बी 1/√3 हो जाएगा, एम बी और एन बी। तो हेंस डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगी, एल की वैल्यू 1/√3, फिर एम बी 1/√3 और एन बी 1/√3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लेट a इक्वल टू दिस वेक्टर, b इक्वल टू दिस वेक्टर एंड c इक्वल टू दिस वेक्टर। फाइंड ए वेक्टर d which is perpendicular to both a vector and b vector and c dot d equal to 15। देखो हमारे पास a b c दिया हुआ है, हमें वेक्टर निकालना है d परपेंडिकुलर है a के और d परपेंडिकुलर है b के, और तीसरी कंडीशन है कि c डॉट d इक्वल टू 15। देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं d इक्वल टू, d को कोई वेक्टर मान लेते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, b अ वेक्टर, हमें यही वेक्टर निकालना है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या है, d किसके परपेंडिकुलर है, d इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब आपको ये तो पता है ना, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन a डॉट b इक्वल टू 0। तो d यहाँ पे क्या, परपेंडिकुलर, ये मैंने गलती से पैरेलल लिख दिया था, d है परपेंडिकुलर a के, तो मतलब d डॉट a इक्वल टू 0। d परपेंडिकुलर है b के, तो मतलब d डॉट b इक्वल टू 0, ठीक है। और तीसरी कंडीशन दी है c डॉट d इक्वल टू 15। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कंडीशन से x y z की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो d की वैल्यू यहां लिखो, फिर यहां पे a की वैल्यू, देखो आपके सामने है, i प्लस 4j प्लस 2k, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट करो, i को i से ये बनेगा x, फिर j को j से ये बनेगा 4y, और k को k से ये बनेगा 2z। ये आ गई हमारी एक इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह d डॉट b करो, d की वैल्यू हमारे सामने है, और यहां पे b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू देखो क्वेश्चन में पढ़ो, 3i माइनस 2j प्लस 7k, माइनस 2j प्लस 7k इक्वल टू 0। और इसी तरह ना मैं यहाँ पे c डॉट d की वैल्यू भी डाल देता हूँ, c की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 4k, और डॉट d की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको ना हम बाद में लिखेंगे, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, इसको ऐसे ही रखो अभी। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इसको इससे, ये बनेगा 3x माइनस 2y प्लस 7z इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट और इस इक्वेशन को ले लो सेकंड, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता था, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप क्या करते थे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखते थे x अपॉन, यहाँ लिखते थे माइनस वाई अपॉन, यहाँ लिखते थे z, यही करते थे ना। तो जब आपने x की साइड निकालनी है, इसको छोड़ दो, तो x के जो कोफिशिएंट है ना उनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। 4 7 जा 28, बीच में रखना है माइनस, ये देखो 4 7 जा 28 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा खाली कोफिशिएंट को 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस पहले का, ये प्लस 4 हो जाएगा। अब y को छोड़ दो, आपको दिख रहे हैं ना, जो दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई, इसका कोफिशिएंट है 1, 1 इंटू 7 7, और यहाँ देखो y का छोड़ा मैंने, तो इसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 और बीच में माइनस। अब z का केस,
इसको छोड़ दो, जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करो। इसका कोफिशिएंट है 1, 1 इंटू -2, -2 माइनस इसको इससे 4 3 12, ठीक है। और मैं ना इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल रख रहा हूँ, मान लो मैंने इन तीनों को रख दिया लैम्डा के इक्वल, तो ये हो जाएगा 32 लैम्डा, 32, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -14 इक्वल टू लैम्डा। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, इसको इन दोनों को भूल जाओ, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं, x की वैल्यू आ जाएगी 32 लैम्डा, समझ आई। अब इसको और इसको छोड़ दो, तो y की वैल्यू कितनी, ये देखो ऐसा होगा ना, तो y की वैल्यू ये इधर आएगा, ये इधर, y की वैल्यू माइनस लैम्डा। अब z को इनको छोड़ दो, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -14 लैम्डा, ठीक है। इसको ले लो थर्ड इक्वेशन। अब तीसरी कंडीशन थी ना हमारे पास, c डॉट डी इक्वल टू 15, अब मैं ये यूज कर रहा हूं, ठीक है। नाउ c डॉट डी इक्वल टू 15, अब c की वैल्यू आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में थी हमारे पास 2i - j + 4k, और d को मैंने लेट किया था xi + yj + zk। याद रखना हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। करो इसको डॉट प्रोडक्ट, i डॉट i 1 हो जाएगा, ये बनेगा 2x, इसको इससे करोगे -y, इसको इससे करोगे 4z इक्वल टू 15। अब यहाँ पे x y z की वैल्यू डालो, x y z की वैल्यू आपके सामने है, यहाँ डालो 2 इंटू 32 लैम्डा, y की वैल्यू माइनस लैम्डा, z की वैल्यू -4 लैम्डा इक्वल टू 15। ये कितना हो जाएगा, 64 लैम्डा प्लस लैम्डा -16 लैम्डा इक्वल टू 15। ये बचेगा 65 में से 16 के 14 लैम्डा इक्वल टू 15, लैम्डा इक्वल टू 15/14, 49। ये कटेगा 5 के टेबल से 5/7, ठीक है। अब आपने लास्ट स्टेप बस करना है, अब ज़्यादा नहीं रह गया। देखो x की वैल्यू है 32 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 5/7, करो दोनों को मल्टीप्लाई, 32 इंटू 5 160/7। अब y की वैल्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 5/7। अब z -4 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 5/7, नहीं ये, ओ यार सारा क्वेश्चन कर ले तो हो गया, शिट। यहाँ पे ना ठीक करना, मैंने गड़बड़ कर दिया, ये 14 लैम्डा था, यहाँ ठीक करना, ये 14 था, ये आना था 14, 4 सा कितना होता है 56, तो यहाँ पे 9 आना था, ये ठीक करना, गलत लिख दिया मैंने सारा, ये 15/9 आना था, तो लैम्डा की वैल्यू आनी थी 5/3। यहाँ ठीक करना, ये 5/3 होना था, ये 160/3, ये 5/3 और ये 5/3, 14 5 सा -70/3, ठीक है। ये ठीक कर लेना, थोड़ा सा हो गया गड़बड़। तो डी वेक्टर था xi + yj + zk, तो यहाँ पे डाल दो वैल्यू, सबसे पहले डालो x की वैल्यू 160/3 i, y की वैल्यू -5/3j और z की वैल्यू -70/3k। इन तीनों में से 1/3 कॉमन निकाल लो। और एक चीज़ बता दूँ, पीछे ना आंसर गलत दिया हुआ है, ये माइनस लिखा मैंने, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ। इन तीनों में से ना 1/3 कॉमन है, 160/i -5j, और पीछे आंसर ना यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो पीछे प्लस गलत दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। The scalar product of the vector I plus j plus k
with a unit vector along the sum of vectors this vector and this vector is equal to 1, find the value of lambda। अब मैं आपको ना एक एक स्टेप करके समझाता जाऊंगा। देखो, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, मतलब a डॉट b, यही होता है ना स्केलर प्रोडक्ट का मतलब। इस वेक्टर को a लेट कर लेते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप करके समझते जाओ, ठीक है। उसके बाद कहता है विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग दी सम ऑफ वेक्टर एंड दिस वेक्टर, मतलब जो हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा ना वो इन दोनों का सम करके मिलेगा, ठीक है। और लिखा है इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हो, आपने निकाल दिया बी कैप, निकाल दिया ए और बी कैप का दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो दिया है वो 1 के इक्वल है। ए डॉट बी कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल है। दोबारा बताता हूं, इसको ए ले लिया, ठीक है। यूनिट वेक्टर हमने कैसे निकालना है, दोनों वेक्टर का सम करके, उसको मैंने बी कैप ले लिया। और ये कहता है कि इस वेक्टर का और यूनिट वेक्टर का दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 1 के इक्वल, और आप लैम्डा की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी वेक्टर निकालते हैं। बी वेक्टर कैसे मिलेगा, इन दोनों का सम करके, इन दोनों का सम करो। देखो जब आप इन दोनों का सम करोगे तो इन दोनों में, चलो लिख के करते हैं पूरा, ये मैं दोनों की वैल्यूज़ डाल रहा हूँ, ये एक वेक्टर की डाली मैंने वैल्यूज़ और ये दूसरे की, ठीक है। और ये लैम्डा इसके साथ है, ये लैम्डा आई है, ठीक है, गलती से मैंने ब्रैकेट बाहर लिख दी। अब क्या करो, इन दोनों में आई कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस लैम्डा, 4j प्लस 2j 6j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, बी कैप है ना, बी कैप यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। तो अब हम अगला स्टेप क्या कर रहे हैं, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये बनेगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही बनेगा ना। अब इसको सॉल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया 4 लैम्डा, 36 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4 40 प्लस 44। तो पहले लिख रहा हूँ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी कैप, ठीक है। और उसके बाद ये याद रखना a डॉट बी कैप इक्वल टू 1 है। अब हम नेक्स्ट क्या निकालने जा रहे हैं, बी कैप। बी कैप होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर है हमारे पास ये दिया हुआ है प्लस 6j माइनस 2k, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये निकाली है मैंने, ठीक है। अब आ जाओ वही वाली कंडीशन, a डॉट बी कैप इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, a डॉट बी कैप इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास a देखो क्या है, a है i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के डॉट बी कैप की वैल्यू आपके सामने है, बी कैप की वैल्यू ये रही 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब हमें इसको सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या करने जा रहा हूँ, ये जो रूट वाला है ना मैं इसको इधर लाता हूँ, ये रूट इधर आ जाएगा, ये ऐसा बनेगा 4 लैम्डा प्लस 44। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, आई को आई के साथ, आई डॉट आई 1 हो जाएगा तो पीछे बचेगा 2 प्लस लैम्डा। फिर जे को जे के साथ, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा 6, के डॉट के को के साथ, के डॉट के 1 तो पीछे बचेगा माइनस 2, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ बचा लैम्डा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम करते हैं यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग करने से क्या होगा, ये बन जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर
और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, यहाँ पे लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab, 6 2 ज़ा 12 लैम्डा, और इक्वल टू वाला सेम लिख दो। ये और ये कैंसिल, लैम्डा वाले एक तरफ कर रहा हूँ, 12 लैम्डा और 4 लैम्डा को इधर लाओ, 44 को इधर और 36 को उधर, ये मैंने लैम्डा वाले और कांस्टेंट वाले एक तरफ कर दिए, तो ये बचेगा 4 लैम्डा इक्वल टू, ये कितना बचा, 12 लैम्डा में से 4 लैम्डा के 8 लैम्डा, 44 में से 36 के 8, ये 8 और ये 8 काट दो, तो लैम्डा निकालना था, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स of equal magnitude, show that the vectors a plus b plus c is equally inclined to a vector, b vector and c vector। देखो पहले ना यहां से लेकर यहां तक मतलब समझते हैं। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इन तीनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये तो होगी गिवन कंडीशन, ठीक है। अब आगे पढ़ो, शो डैट दी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है इंक्लाइंड मतलब एंगल, इंक्लाइंड मतलब एंगल। अगर मैं इसके साथ एंगल अल्फा लेता हूँ, इसके साथ बीटा लेता हूँ और इसके साथ गामा लेता हूँ, मेरे को प्रूफ करना है कि अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर होने चाहिए, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। और इसको हम यू लेट कर लेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, लेट यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इंक्लाइंड, कितना एंगल इंक्लाइंड कर रहे हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा विद दी वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है ना, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले ले रहा हूँ कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा किसके बीच में लेना है, यू वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, ठीक है। कॉस अल्फ़ा लेंगे यू वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, और नीचे जैसे यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे u की वैल्यू डालो, u की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी। आपको नीचे वैल्यू नहीं डालनी, नीचे आपको सेम ही रखना है, नीचे बिल्कुल सेम, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ये बनेगा a डॉट ए, ये बनेगा b डॉट ए, और ये बनेगा c डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं कॉस अल्फ़ा। a डॉट ए क्या होता है, a डॉट ए को हम मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस b डॉट ए, देखो a डॉट b की वैल्यू है 0, तो b डॉट ए भी 0 ही होता है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में कॉमोडेटिव होता है। c डॉट ए की वैल्यू ये भी 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये बचेगा, ये बच गया, ये और ये कैंसिल, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, बीटा लूँगा, बीटा किसके बीच में लूँगा, u और b के बीच में, फिर मैं गामा लूँगा u और c के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लेने जा रहा हूँ, कॉस बीटा, किसके बीच में, u और b के बीच में। यहां पे u की वैल्यू डालो, u की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी,
डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब ए डॉट बी की वैल्यू देखो और सी डॉट बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो गिवन कंडीशन है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारे वैसे भी काम आने वाली है। ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये तीनों किसके बराबर हैं? 0 के बराबर। और दूसरी कंडीशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी तीनों बराबर है। ठीक है, अब ए डॉट बी की वैल्यू 0, बी डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सी डॉट बी की वैल्यू, बी डॉट सी और सी डॉट बी सेम होते हैं, वो भी 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो कॉस बीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये और ये कैंसिल, तो कॉस बीटा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू देखो किसके बराबर है? ए के इक्वल, तो इसको मैं लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू। तो कॉस बीटा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू। अगर आप देखो कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा सेम आ गया है ना। तो इसी तरह अब हम निकालेंगे कॉस गामा। तो आप उसको सिमिलरली भी करके लिख सकते हो, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल देते हैं। गामा किसके बीच में होगा? यू और सी के बीच में। ठीक है, तो आप इसको ना पूरा सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये और ये कट जाएंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर। तो देखो तीनों बराबर आ गए। कॉस गामा भी क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ यू। तो देखो अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों बराबर है, तो कॉस है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा। यहाँ लिख लेना, इसको फर्स्ट ले लेना, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो अब लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉस अल्फ़ा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। हेंस लास्ट लाइन लिख लेना जो क्वेश्चन से देख के, हेंस द वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए बी एंड सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर if and only if a b are perpendicular given a is not equal to 0 b is not equal to 0। देखो ये कंडीशन हमें गिवन दी है और हमें प्रूफ करना है ए बी आर परपेंडिकुलर। ए बी का परपेंडिकुलर होता है जब a डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। गिवन है हमारे पास a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमें a कॉमा बी आर परपेंडिकुलर। डैट इज, इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है? a डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको इसके साथ डॉट प्रोटेक्ट करो। a डॉट ए क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस a डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको भी बी का स्क्वायर लिख दो। बी डॉट बी भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है। ये और ये कैंसिल, तो ए डॉट बी और ए बी डॉट ए सेम होता है, तो ये बन जाएगा 2a डॉट बी इक्वल टू 0। तो 2 इधर आ जाएगा, तो देखो ये हो गया हमारा a डॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ करनी है, वो क्या? याद रखना जब भी लिखा हो ना इफ़ एंड ओनली इफ़, तो आपको कन्वर्ट्स भी करना होता है। क्या करना होता है? कन्वर्ट्स। अब आपने जो गिवन लिया था ना वो हमें प्रूफ करना है, और जो हमने प्रूफ किया वो गिवन हो जाएगा।
तो अब अभी हमने प्रूफ किया था ना ए बी आर परपेंडिकुलर, वो गिवन हो जाएगा। गिवन ए कॉमा बी आर परपेंडिकुलर, डैट इज हमारे पास गिवन है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो हमें प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब ये गिवन ली थी ना, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी LHS लेंगे, उसको RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो LHS है हमारी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब ये हो गया, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है, तो ये 2 टाइम्स ए डॉट बी। अब ए डॉट बी की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, ये गिवन था ना हमारे पास, वो है 0। तो अगर आप देखो ये RHS आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। देखो ये देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये आ गई हमारी RHS। तो हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिए हुए ना 16 से 19, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, थीटा ए और बी का एंगल है, देन ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। 4 ऑप्शन दिए ना, तो देखो कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होती है ना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी को इधर फेंक दो, ये 0 के नीचे आ जाएंगे, तो 0 के नीचे आएंगे वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू देखो, ये है 0 और ये है 1, ठीक है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये बोल रहा है 0 के आगे, तो 0 के आगे कॉस 0 पे का कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 होता है 90 पे, है ना। कॉस थीटा 0 कब होता है 90 पे, और कॉस थीटा 1 कब होता है, कॉस थीटा 1 होता है 0 पे। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, 0 और 90 के बीच में। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0 भी इंक्लूड होगा और 90 भी इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि कॉस 0 पे 1 होता है, 0 आ रहा है, और 90 पे कॉस 0 होता है, तो दोनों इंक्लूड हो रहे हैं। और ये ऑप्शन है बी, तो बी को टिक कर लेना, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। 17 पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर्स, पहले यहाँ ही रुको। यूनिट वेक्टर्स मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर होगा, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इनके बीच में एंगल दिया हुआ है। देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। हमें निकालना है यहाँ पे थीटा, क्या निकालना है, थीटा। तो देखो बड़ा ही सिंपल है ये, क्या करते हैं, स्केलिंग कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 और बी की भी 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ए डॉट बी की डेफिनेशन लगाओ, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। 1 + 1 2 + 2, ये दोनों 1 दिए हुए हैं, इक्वल टू 0। ये 2 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये बचेगा 2 cos थीटा इक्वल टू -2, 2 + 2, हाँ इक्वल टू, ये 1 था ना, 0 नहीं था, तो ये 2 इधर गया तो 1 - 2 हो गया। तो 2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू ये -1 आया, cos थीटा कितना आ जाएगा, -1/2। cos थीटा -1/2 होता है 120 पे, याद रखना 2π/3 पे। अगर आपको देखना है कि कैसे आता है, देखो मैं दिखा देता हूँ।
कॉस थीटा माइनस 1/2 है ना, 1/2 कब होता है? 60 पे, 60 पे होता है, 30 पे होता है, 60 पे होता है ना। तो अब माइनस हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो ये हो जाता है 180 माइनस 60, तो ये और ये कट गया, 180 होता है, 180 माइनस 60 हो गया 120, और 120 को लिखते हैं हम 2π/3। पाई होता है ना 180, 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60, 60 इंटू 2 120। तो ये ऑप्शन है डी, डी को कर लेना टिक, डी को। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17th भी कंप्लीट। माना क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो मैंने आपको ये सिस्टम सिखाया था ना आई 10.4 में, जे के। सबसे पहले है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके बराबर है? आई के बराबर, आई डॉट आई, फिर जे डॉट, अब है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखो उल्टा है, ये जब डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो माइनस जे, फिर प्लस के, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे सीधी डायरेक्शन है तो के। अब आई डॉट आई होता है 1, जे डॉट जे 1 माइनस इसका पहले का के डॉट के 1, तो आंसर आ गया 1। तो ये सी वाले को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा 18 भी। अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन थीटा इज इक्वल टू, हमें निकालना है थीटा। तो देखो यहाँ पे ए डॉट बी की डेफिनेशन लगाओ, क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इस साइन को इसके नीचे लाओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 बचेगा ना जब ये इसके नीचे आ गया, ये मैंने इसके नीचे लाया, ठीक है, और यहाँ बचा 1, ये बन गया कॉट थीटा। अब कॉट थीटा 1 कब होता है? जब थीटा 45 हो, तो थीटा आ जाएगा π/4। तो ये ऑप्शन है बी, बी को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म।